बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम चैप्टर नंबर 18 सेकंड ईयर के स्टार्ट करते हैं और उसको टॉपिक वाइज हम एक्सप्लेन करेंगे। डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं, आप उसको बेहतर ये होगा कि हर पॉइंट अपने साथ लिखते जाएं। टॉपिक है कि फेलियर ऑफ द क्लासिकल फ़िज़िक्स। 19वीं सेंचुरी तक जो फ़िज़िक्स है उसको हम क्लासिकल ओल्ड या न्यूटनियन फ़िज़िक्स कहते हैं। और ये वो फ़िज़िक्स है जो गैलीलियो और न्यूटन लॉज पे बेस करते हैं। ये 20 के सेंचुरी के शुरू में, 20वीं सदी के शुरू में बाज़ ऐसे रिज़ल्ट्स आए कि ओल्ड फ़िज़िक्स से वो एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। और वो क्या रिज़ल्ट्स थे या क्या फ़िज़िक्स था? ये दोज रिज़ल्ट्स विच वर कंसर्न विद द एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड मूविंग विद द एक्सट्रीमली लार्ज वेलोसिटी। ये वो फ़िज़िक्स है जो बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है, जो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मूव करता हो। तो उसके साथ जो रिज़ल्ट्स है वो क्लासिकल या ओल्ड फ़िज़िक्स से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। वो रिज़ल्ट्स है मसलन डी ब्रागले वेव है, वो जो रिलेशन है डी ब्रागले का वो एक्सप्लेन नहीं हो सकता। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, कॉम्पटन इफ़ेक्ट है, पेयर प्रोडक्शन है। ये ऐसे रिज़ल्ट्स है, ऐसे फिनोमेनाज है जो ओल्ड फ़िज़िक्स से एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते। इसके बाद जो 20वीं सदी के आगाज़ में जो रिसर्च हुआ उसको हम फिर मानते हैं एज ए मॉडर्न फिज़िक्स, और उसको मैंने पॉइंट्स की शक्ल में लिखा है कि न्यू कंसेप्ट्स ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स क्या है। न्यू कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स है, नंबर 1, देयर इज़ नो सच थिंग एज ईथर। इससे पहले दो किस्म के आइडियाज़ थे अबाउट द लाइट। एक न्यूटन का था, एक हाइड्रोजन का। न्यूटन के ख़्याल में ये लाइट जो है ये पार्टिकल है, लाइट बिहेव लाइक अ पार्टिकल। और हाइड्रोजन ने कहा था कि नहीं, लाइट जो है ये वेव है। उस ज़माने में, हाइड्रोजन के ज़माने में, चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट नहीं था, लोग सिर्फ मैकेनिकल वेव्स के बारे में अवेयर थे। तो मैकेनिकल वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत है। तो अपनी बात को साबित करने के लिए हाइड्रोजन ने एक आइडियल, एक ख्याली मीडियम सपोज किया स्पेस में, जिसकी मदद से लाइट हम तक सन से, सूरज से रोशनी हम तक पहुंच रही है, और वो मीडियम है ईथर। ईथर फिर मॉर्ले और एक दो साइंटिस्ट थे, उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम किया है और उसने फिर साबित किया है कि ये ईथर जो है ये कोई मीडियम नहीं है, स्पेस में कोई मीडियम नहीं है। तो ये पहला पॉइंट है, देयर इज़ नो सच थिंग एज ईथर। नंबर 2, वो जो एक्सपेरिमेंट था रिलेटिविटी पे, उससे फिर ये साबित होता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। सिर्फ़ और सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट जो है ये ऐसा चीज़ है कि इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट हम मानते हैं। इस पे बात करते हैं, एक एक पॉइंट को फिर बाद में डिटेल से समझाऊंगा मैं। और नंबर 3, ऑल मोशंस आर रिलेटिव, डिपेंड करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। नंबर 4, द लॉज ऑफ फिज़िक्स आर एप्लीकेबल ओनली इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो किस्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, मैं फिर बाद में डिटेल में समझाऊंगा। आप सिर्फ इधर ये पॉइंट्स लिख के कि जितने भी न्यूटन लॉज है, जितने भी गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल नहीं है। यानी अगर न्यूटन सेकंड लॉ आप अप्लाई कर ले किसी बॉडी पे, तो अगर दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो वो न्यूटन लॉ से जो रिज़ल्ट है वो सही आएगा। अगर एक ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, दूसरा ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो किसी चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो कैलकुलेट करेगा, दो ऑब्जर्वर उसके रिज़ल्ट में फ़र्क आएगा।
तो इसीलिए उसने लिखा है कि द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एप्लीकेबल ओनली इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नंबर 5, एनर्जी एंड मास आर नॉट इंटायरली डिस्टिंक्ट एंटिटीज़। मास और एनर्जी ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इंटर कन्वर्टेबल है, ये जुदागाना कोई इसका हैसियत नहीं है, डिस्टिंक्ट एंटिटीज़ नहीं है। अच्छा, नंबर 6, a beam of light having frequency actually consists of stream of energy corpuscles. Each bundle, each packet या each corpuscle having an energy hf। हमें जो बीम लाइट का मिलता है तो उसमें पैकेट्स ऑफ एनर्जी मौजूद है, बंडल ऑफ एनर्जी मौजूद है। हर बंडल का, हर पैकेट का, जिसको हम क्वांटा कहते हैं, उसका एनर्जी होगा hf। ये h जो है ये प्लांक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 6.6 × 10⁻⁻34। The value of Planck constant is equal to 6.67 × 10⁻⁻34। और नंबर 7, waves in particles are not two entirely distinct concepts। यानी पहले जो पॉइंट्स हमने लिखा तो उसके मुताबिक कि वेव्स और पार्टिकल ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। waves can behave like a particle in certain condition and particle can also behave like a wave in certain conditions। इसके बाद मैं फिर लिखता हूँ कि what is frame of reference। अच्छा, तो पहला पॉइंट हमने जो लिखा वो ये था कि there is no such thing like ether, कि जिस तरह हाइड्रोजन एक साइंटिस्ट था उसके ख़्याल में कि स्पेस में हमारे पास ईथर मौजूद है और ईथर के थ्रू हम तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहुंचते हैं स्पेस में। तो द ईथर की थ्योरी को फिर जिस दो साइंटिस्ट ने गलत साबित किया वो ये थे कि माइकलसन और मॉर्ले दो साइंटिस्ट थे। 19th century physicists could not imagine the propagation of electromagnetic waves through empty space, so they assume an imaginary medium called ether। उस ज़माने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट चूँकि नहीं था, मैकेनिकल वेव्स का कंसेप्ट था। मैकेनिकल वेव्स के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत है, तो अपनी बात को साबित करने के लिए उसने ये सपोज़ किया कि स्पेस में हमारे पास एक मीडियम मौजूद है जिसको ईथर कहते हैं। दिस ईथर वाज एज्यूम्ड टू बी प्रेजेंट इन द होल स्पेस। पूरे यूनिवर्स के स्पेस में ये ईथर मौजूद है। एंड इट वाज कंसिडर्ड टू बी मासलेस, इसका कोई मास नहीं है, रिजिड एंड इलास्टिक, और इसको हम देख नहीं सकते, इनविजिबल है, इलास्टिक है, रिजिड है और पूरे यूनिवर्स के स्पेस में मौजूद है, जिसके थ्रू हम तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट पहुंचता है। तो दो साइंटिस्ट थे, एक माइकलसन और एक मॉर्ले। 1887 में उसने एक परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रेजेंस ऑफ द ईथर। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डिजाइंड टू बी मेजर द वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द ईथर। अगर दुनिया में हर चीज़ रिलेटिव है, और रिलेटिव मोशन का मतलब है कि एक सराउंडिंग के लिहाज से आप अपने स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सराउंडिंग के लिहाज से आपका पोजीशन क्विकली चेंज हो रहा है तो आपका स्पीड ज़्यादा है। सराउंडिंग के लिहाज से अगर आपका पोजीशन स्लोली चेंज हो रहा है तो आपका स्पीड स्लो है। यानी मोशन और रेस्ट का जो कंसेप्ट है ये रिलेटिव है, और स्पीड का जो कंसेप्ट है तो ये रिलेटिव है। सराउंडिंग के लिहाज से आप अपने स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर ईथर अर्थ के इर्द गिर्द मौजूद है तो फिर अर्थ चूँकि मोशन में है तो अपने अर्थ के मोशन को हम महसूस करते ईथर के लिहाज से। ईथर चूँकि रेस्ट पे होता, अर्थ मोशन में होता, हमें अर्थ का मोशन महसूस होता।
लेकिन बार बार एक्सपेरिमेंट के बावजूद उसने ये नतीजा निकाला कि हमें अर्थ का मोशन महसूस ही नहीं हो रहा, तो लिहाजा अर्थ के इर्द गिर्द कोई ईथर वाला मीडियम मौजूद नहीं है। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डिज़ाइन टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द ईथर। अगर ईथर स्पेस में मौजूद होता तो फिर उस ईथर के लिहाज से हमें अर्थ का मोशन महसूस होता। हम महसूस नहीं करते, हमें महसूस नहीं हो रहा। बार बार एक्सपेरिमेंट के बावजूद भी ये साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि हमें चूँकि महसूस नहीं हो रहा तो लिहाजा स्पेस में कोई ईथर मीडियम मौजूद नहीं है। बट द नेगेटिव रिजल्ट शोज दैट ईथर डज नॉट एग्जिस्ट, और from this experiment it was proved that light is a universal constant। पहले दो postulates में हमने लिखा कि everything is relative, all motions are relative। हमें सराउंडिंग के लिहाज से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ ज़्यादा स्पीड में है, कौन सा चीज़ स्लो है। स्पीड का अंदाज़ा आप सराउंडिंग के लिहाज से लगाते हैं। दूसरा ये कि हर चीज़ रिलेटिव है। एक बॉडी के लिए दो ऑब्जर्वर अगर स्पीड मालूम करेंगे तो वो स्पीड अलग अलग रिजल्ट्स के साथ होगा। दो ऑब्जर्वर का जो स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट के लिए उसके रिजल्ट्स में फ़र्क होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट ऐसा वाहिद यूनिवर्सल कांस्टेंट है कि ये रिलेटिव मोशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप इनर्शियल फ्रेम में मालूम करते हैं या नॉन इनर्शियल में मालूम करते हैं तो रिज़ल्ट सेम आएगा। ये वाहिद यूनिवर्सल कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है इसको डिस्कस करते हैं कि फ्रेम ऑफ वी हैव डिस्कस दैट ऑल मोशंस आर रिलेटिव and therefore reference should be given of something with respect to which motion is being studied. This something is known as frame of reference। किसी बॉडी का पोजीशन लोकेट करने के लिए हमें किसी चीज़ का हवाला देना है, किसी चीज़ का रेफरेंस गिवन होगा। अगर आप रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे तो फिर उस रेफरेंस के लिहाज से किसी बॉडी का पोजीशन लोकेट हो सकेगा। तो उस रेफरेंस को, उस हवाले को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इन स्पेस अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिस्ट ऑफ 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस फिक्स्ड ऑन अर्थ। 3 एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस आप ले लें। आप चाहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं, तो आसान तरीका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का है। 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस ले ले, एक को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, दूसरे को वाई एक्सिस कहते हैं और तीसरे को जेड एक्सिस कहते हैं। ये तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे तो किसी पॉइंट पी का जो पोजीशन होगा वो इन 3 कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इसका पोजीशन किधर है। एक्स की वैल्यू मालूम कर ले, वाई की वैल्यू मालूम कर ले, जेड की वैल्यू मालूम कर ले, रेफरेंस के लिहाज से, ओरिजिन के लिहाज से। ओरिजिन उस रेफरेंस को कहते हैं, उस हवाले को कहते हैं जो आपने दिया है किसी पी बॉडी के पोजीशन लोकेट करने के लिए। तो इन 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू से हम बॉडी पी का जो पोजीशन है वो लोकेट कर सकते हैं। तो इस हवाले को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। 2 किस्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नंबर 1, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिस सराउंडिंग में एक्सेलरेशन ना हो उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और या तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे होगा, स्पीड 0 है, वेलोसिटी 0 है, या वेलोसिटी कांस्टेंट है। शर्त यह है कि उसमें एक्सेलरेशन ना हो, चाहे रेस्ट पे हो या मोशन में हो, लेकिन एक्सेलरेशन 0 हो, उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से उसमें मोशन है और एक्सेलरेटेड मोशन है
तो फिर उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। न्यूटन लॉज, पहले जो पोस्टुलेट हमने लिखा था कि जितने भी न्यूटन लॉज है वो ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल है इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर वो लॉज हम नॉन इनर्शियल में लेंगे तो जो एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है, ऑब्जर्वर का है, वो इफेक्ट करेगा उस रीडिंग को जो आप किसी बॉडी के लिए लेना चाहते हैं। तो इसीलिए जितने भी न्यूटन लॉज है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गलत साबित होंगे और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सही साबित होंगे, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, लिहाजा आपका रीडिंग, ऑब्जर्वर का जो रीडिंग आएगा वो इफेक्ट नहीं होगा।